जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? हम हाजिर हैं एक बार फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लेकर, जो आपकी यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू, जो कि हूबहू उसी पैटर्न में बनाए गए हैं जो आपके एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये जो एग्जाम आने वाला है, इसके लिए ये जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आप लोग इसको देखिए और जो है इसका लाभ लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट है वो भी इसका क्या कर सके, लाभ उठा सके। ये क्वेश्चन हूबहू उसी पैटर्न में बनाए गए हैं, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो कि एनटीए यूजीसी नेट आपके एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके पहले हमने बहुत सारे एमसीक्यू को देखा है जिसपे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। आप लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, तो इसीलिए हम ये सीरीज कंटिन्यू किए हुए हैं। और एग्ज़ाम बहुत ही जो है पास आ चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोग जो है फर्स्ट ऑफ यही ध्यान रखिए कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। स्वास्थ्य अगर सही है, जैसे कहते हैं कि स्वास्थ्य ही धन होता है, तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बिल्कुल हताश, निराश और घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए एकदम से, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं कुछ आज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल संयोजन क्षेत्र चित्रण की किस विधि में एक क्षेत्र में विभिन्न फसलों को स्थानिक वितरण का विश्लेषण शामिल है। यानी जो ये फसल संयोजन यानी जो क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन का कंसेप्ट दिया गया, क्रॉप कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में दिया गया डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफर के द्वारा। तो इसमें इस कौन से ज्योग्राफर थे जिन्होंने क्या किया कि जो है एक क्षेत्र में, यानी उन्होंने एक क्षेत्र को लिया और इसमें क्या थी, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स थी, उसका जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको ध्यान में रखते हुए क्रॉप कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट दिया। क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब आप लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। आप जो भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी नहीं पढ़े हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जो है शामिल हैं। तो क्रॉप कॉम्बिनेशन जो है, जो बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफर के द्वारा, तो उसमें कौन से ज्योग्राफर थे जिन्होंने क्या किया था कि एक क्षेत्र में जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं उसका जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। तो ऑप्शन ए है वीवर, बी है डोई, सी है रफीउल्ला या डी है ए और बी दोनों। तो इसमें से कौन से ज्योग्राफर थे जिन्होंने इस टेक्निक्स का प्रयोग किया था? तो इसमें कौन से ज्योग्राफर थे, इनका नाम था डोई। ठीक है, डोई ने ही क्या किया था, इस टेक्निक का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इनका जो है टोक्यो जापान पे क्या है, रिसर्च है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा गया, या तो ऑर्डर पूछा जाएगा कि बीबर, डोई, रेफ्यूल्ला, कोपोक ने कब कब दिया, क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, कब कब अपना थियरी दिया, या इसमें से कोई एक को उठा के इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि झीलमाला किसकी विशेषताएं हैं। झीलमाला, झीलमाला को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोलते हैं पैटर्न ऑस्टर लेक। ठीक है, तो अब आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि पैटर्न ऑस्टर लेक जो है वो किसके द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन है लावा मैदान, गिरपद, रेगिस्तान या हिमनदीय कुंड। तो पैटर्न ऑस्टर लेक किसके द्वारा निर्मित होता है? पैटर्न ऑस्टर लेक जो होता है वो ग्लेशियर के द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है। यानी जब कहीं पर भी क्या है, चट्टाने कुछ इस तरीके से सीढ़ीनुमा पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की चट्टाने पर पाई जाती हैं, तो जब ग्लेशियर यहाँ पे मूव करता है तो जो ये वाला रीजन होता है यहाँ पर झीलें बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं और इसे देखने पर एक माला के समान लगती है, इसलिए इसका नाम है झील माला, या इसको जो है दैत्याकार झील के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके द्वारा निर्मित होता है, ये होता है ग्लेशियर के द्वारा, यानी हिमनदीय कुंड के द्वारा निर्मित होता है, हिमनद के द्वारा निर्मित होता है, जिसको हम हिमनदीय कुंड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ असर्शन रीजन है, तो चलिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। पहला है कि हिंसक अंतर्जात बलों के का सॉरी, अब पहले हम असर्शन पढ़ेंगे कि कभी कभी अंतर्जात बल बहुत ही हिंसक रूप से कार्य करते हैं। हिंसक रूप का मतलब थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन में इसको हिंसक लिख दिया गया है, एक्चुअली ये है डेंजरस वर्ड। ठीक है, क्या है ये, डेंजरस, यानी जो कभी कभी जो आपके इंड्रोजेनेटिक फोर्स होते हैं वो काफी क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं।
कारण कह रहा है कि जो हिंसक अंतर्जात बलों के कारण सामग्री का अव्यवस्थित प्रवाह होता है, यानी जो डेंजरस फोर्स होते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स जो डेंजरस हो जाते हैं, उसके कारण धरातल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, और उसका क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसमें बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, या व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है कि जो कभी कभी क्या होता है, जो इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं काफी डेंजरस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। और कारण भी क्या है, सही है, क्योंकि जब बहुत डेंजरस जो इंडोजेनेटिक फोर्स लगते हैं, तो उससे धरातल के अंदर से बहुत सारी क्या होती है, अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं और बहुत सारे मटेरियल बाहर फ्लो होता है। ये भी बात सही है, लेकिन ये किसी प्रकार का व्याख्या इसको नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी अंतर्जात बल बहुत हिंसक होते हैं, उसका कारण ये नहीं है। अगर ये कारण होता, क्योंकि आप लगाइए, तो क्योंकि क्या, क्योंकि जब आप लगाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका उत्तर नहीं देगा, क्योंकि हिंसक जात बल सॉरी अंतर्जात बल कभी कभी बहुत डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि हो सकता है कि धरातल के अंदर जो है कुछ अव्यवस्था उत्पन्न हो गई हो, गैसों का जो है आदान प्रदान इधर उधर हो गया हो, या कहीं पर बहुत भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में फोर्स लग रहा हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो है व्याख्या नहीं करेगा। तो ए आर और दोनों सही है और इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर भी फैशन रीजन का क्वेश्चन है कि जो बहिर्जात बल होते हैं वो समतलीकरण की प्रक्रिया है, यानी जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, समतलीकरण करते हैं, यानी किसी प्रकार के, यानी जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसको क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। कारण कह रहा है कि अपक्षय और अपरदन दोनों स्वस्थानीय प्रक्रियाएं हैं, यानी जो वेदरिंग और इरोजन होता है दोनों ही इन सिटू, यानी जो स्वास्थाई क्या होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं। ये कह रहा है कि कारण बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है, और क्या है कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बहिर्जात यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं समतलीकरण की प्रक्रिया होते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जितने भी एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो धरातल से यानी जो इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा इस्तेमाल, कहीं पर्वत का निर्माण कर दिया गया, कहीं पठार का मैदान कर दिया गया, तो ये क्या है, ये इंडोजेनेटिक फोर्स है। तो इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा धरातल पर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी जाती है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस अव्यवस्था को दूर करके, इसको काट छाट के, इरोजन करके इसको समतल बना देते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा है कि अपक्षय और अपरदन दोनों स्वस्थानीय प्रक्रियाएं हैं। तो वेदरिंग, तो अपक्षय क्या है, अपक्षय क्या है कि चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को वेदरिंग कहते हैं। तो अपक्षय क्या है, अपक्षय तो स्वस्थानीय प्रक्रियाएं है, लेकिन अपरदन क्या होता है, अपरदन में जो जो भी मटेरियल होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करता है, यानी इन सिटू प्रोसेस नहीं है, बल्कि क्या है, इक्स सिटू प्रोसेस है। और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों स्वस्थानीय प्रक्रिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि कैविएशन और नमक अपक्षय किस प्रकार की जो है अपक्षय प्रक्रिया के उदाहरण है, यानी जो कैविएशन है और हेलोकॉस्टी होता है वो किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए भौतिक, बी रासायनिक, सी जैविक, और डी क्या है, जो है जैव रासायनिक यानी बायो केमिकल, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि जो कैविएशन होता है और होलोकॉस्टी होता है वो किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के उदाहरण है, वो है आपके भौतिक अपक्षय होता है एक प्रकार से, ये होता है आपका फिजिकल विदरिंग, ठीक है। देखिए विदरिंग दो प्रकार की होती है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल विदरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेंक के अपरदन चक्र और स्थलाकृतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि पेंक का जो मॉडल है उसके बारे में कौन सा जो है आपका विकल्प सही नहीं है। पहला है कि इसने डेविस द्वारा दिए गए स्थलाकृति विकास के समय निर्भर मॉडल को खारिज कर दिया। दूसरा है कि पेंक का स्थलाकृति विकास मॉडल स्थलाकृतियों के रूपात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस तीसरा कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार स्थलाकृतिक विकास की पटल विरूपणी प्रक्रियाओं और अपरदन प्रक्रिया के बीच के अनुपात के रूप में व्याख्या की जानी है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पेंक ने अपने स्थलाकृति विकास सिद्धांत में अवस्था की अवधारणा का उपयोग किया है।
तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नाट का चश्मा लगा हुआ है। तो पहला कह रहा है कि इसने डेविस द्वारा दिए गए स्थलाकृति विकास के समय आधारित मॉडल को खारिज कर दिया। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि डेविस का जो मॉडल है वो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड है, वो टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, उसको टाइम फ्री बना दिया था, क्योंकि टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि पेंक का स्थलाकृति विकास मॉडल स्थलाकृतियों के रूपात्मक विश्लेषण पर आधारित है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल राइट है। तीसरा कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार स्थलाकृतिक विकास की पटल विरूपणी प्रक्रियाओं और अपरदन प्रक्रियाओं के बीच के अनुपात के रूप में व्याख्या की जाती है। तो इन्होंने ये भी बात बताया था कि जितना इरोजन हो रहा है और जो कितना हो रहा है, उस इरोजन का जितना भाग क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। इन दोनों को रेशियो को ही इन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत में प्रमुख रूप से शामिल किया था। और कोई भी स्थलाकृति कितनी देर में वो क्या हो जाएगी, किसी भी स्थलाकृति का निर्माण होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें इरोजन कितना हो रहा है और उस इरोजन का जो इरोजन के दौरान जो मटेरियल निकल रहा है वो कितना जल्दी क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है। तो ये भी बात क्या है, दोनों राइट है। और डी है कि पेंक ने अपना स्थलाकृतिक विकास सिद्धांत में अवस्था की अवधारणा को उपयोग किया। तो अवस्था की अवधारणा का उपयोग नहीं किया था, बल्कि इन्होंने अवस्था के स्थान पे जो है दूसरे शब्दों का क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये इसमें कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका जो डी ऑप्शन है ये क्या है, राइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ढलान का तत्व नहीं है, यानी जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप देखते हैं आप लोग, तो स्लोप के क्या होते हैं, बहुत एलिमेंट होते हैं, कुछ इस तरीके का होता है स्लोप। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्लोप का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है कॉन्वेक्स, फ्री फेस, कॉनकेव या मिश्रित स्लोप। तो जब हम स्लोप बनाते हैं तो इसमें देखते हैं चार एलिमेंट होते हैं। पहला क्या होता है, कॉन्वेक्स एलिमेंट होता है, ये यानी जो सबसे ऊपरी जो स्लोप का हिस्सा होता है ये कैसा होता है, उत्तल के आकार का होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स स्लोप। ये क्या होता है, फ्री स्लोप होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ किसी प्रकार का जितना ढाल अधिक होता है कि किसी प्रकार का जो मलबा होता है वो जम नहीं सकता है। तीसरा क्या होता है, आपका होता है रेक्टिलीनियर, क्या होता है, रेक्टिलीनियर। और चौथा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, क्या होता है, पहला कॉन्वेक्स है तो चौथा क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव हो जाएगा, यानी अवतल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डी ऑप्शन है ये किसी प्रकार का इसका एलिमेंट नहीं है, बल्कि इसके एलिमेंट चार हैं, चारों आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए। पहला होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है फ्री सेल, तीसरा होता है रेक्टिलिनियर और चौथा होता है आपका कॉनकेव। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो आपका मलबा होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इसी रेक्टिलिनियर वाले पार्ट में डिपॉजिट होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार यूजीसी के एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया था, यानी किसने जो है ये जो हिल स्लोप डेवलपमेंट थ्योरी था, पहाड़ी ढाल चक्र का सिद्धांत था, ये किसने दिया था। ऑप्शन है डेविस ने, पेंक ने, किंग ने या वुड ने। तो पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था आपके एलसी किंग महोदय ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि डब्ल्यू एम डेविस के अपरदन चक्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी डेविस का जो इरोजन साइकिल था उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कह रहा है कि कटाव यानी इरोजन और उत्थान, यानी इरोजन और जो अपलिफ्टमेंट है वो एक साथ चलते हैं। अपरदन की तुलना में उत्थान बहुत कम अवधि में होता है। सी कह रहा है कि ढलान विकास समय पर निर्भर करता है। डी कह रहा है कि निरंतर उत्थान होता है जो चक्र में बहुत देर बाद रुक जाता है। तो इसमें बताना कि डेविस का जो थ्योरी है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कटाव और उत्थान एक साथ चलते हैं, इसको डेविस नहीं मानते थे, जबकि डेविस कहते थे कि जब उत्थान हो जाएगा तो बहुत देर बाद क्या हो जाएगा, उत्थान रुक जाएगा और फिर क्या स्टार्ट होगा, कटाव, यानी इरोजन बाद में स्टार्ट होता है, पहले उत्थान होता है, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। जबकि इसी की बात को खारिज करके पेंक ने कहा था कि ये दोनों चलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि अपरदन की तुलना में उत्थान बहुत कम अवधि में होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अपरदन को तो टाइम लगता है लेकिन उत्थान को क्या लगता है, बहुत ही, यानी उत्थान अचानक से हो जाता है। तो ये बात इनकी क्या थी, ये बात इनकी सही है, ये बात इन्होंने बोला था। और तीसरा कह रहा है कि स्लोप डेवलपमेंट में स्लोप डेवलपमेंट टाइम पर निर्भर करता है। तो आपको पता है कि टाइम की बात की थी, उन्होंने बताया कि ये जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होते हुए कोई लंफान गुजरता है। तीसरा कह रहा है कि निरंतर उत्थान होता है जो चक्र में बहुत देर बाद रुक जाता है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं कहा था कि निरंतर उत्थान होता है, उन्होंने कहा था कि थोड़ी देर में उत्थान हो जाएगा अचानक से, उसके बाद ये रुक जाएगा, फिर इस पे क्या स्टार्ट होगा, इरोजन स्टार्ट होगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी, यानी ए और ए ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि निम्नलिखित जलवायु परिस्थितियों में कौन सी सभी प्रकार की रासायनिक अक्षय प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है, यानी केमिकल वेदरिंग सबसे अधिक कहाँ होगा? ऑप्शन ए है उच्चतम तापमान और आर्द्रता होगी, निम्नतम तापमान और शुष्क स्थिति होगी, उच्च तापमान और शुष्क स्थिति होगी, निम्न तापमान और ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि केमिकल वेदरिंग जो होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा। तो केमिकल वेदरिंग कहाँ पे होगा? जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हाई होगी और हाई लेवल पे क्या होगा? टेम्परेचर होगा। और ये क्या करते हैं? सैलों के साथ जो आपका रॉक्स होता है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और केमिकल वेदरिंग का काम करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यारडांग का सही स्पष्टीकरण है, यानी जो यारडांग बनता है विंड के जो है इरोजन से मरुस्थलों में, वो कैसे होता है, उसका आकार कैसा होता है, ये पूछ रहा है। ये तलवार के आकार का रेत के टीले होते हैं, या नरम चट्टानों के यू आकार के गर्त यानी गड्ढे होते हैं, या अर्धचंद्राकार आकार के टीले होते हैं, या बे प्रकार के पैटर्न जो कि लवण द्वारा निर्मित होते हैं। तो यारडांग क्या होता है कि ये जहां पर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां पर क्या होती हैं कि जो कठोर नहीं बल्कि मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं, तो हवाएं बहुत तेजी के साथ इसको इरोड करके यहाँ पर यू आकार के गर्त का निर्माण कर देती हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे जब यू आकार के गर्त का निर्माण हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? यार डांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यार डांग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतरजात और बहिर्जात प्रक्रमों के संबंध में सही है, यानी जो इंडोजेनेटिक प्रोसेस हैं और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है या प्रोसेस हैं उसके बारे में कौन सा सही है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो पटल विरूपणी होते हैं वो पृथ्वी की प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पर विरूपण है, यानी जो पटल विरूपणी है यानी जो डायस्टोफिज्म फोर्स होता है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं होता है, बस पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है वो मुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं। अगला है कि जो पर्वत प्रक्रम जो होता है वो बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण है, यानी जो पर्वत यानी ओरोजेनिक प्रोसेस होता है वो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। और सी कह रहा है कि इपीरियोजेनिक पराक्रम पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है। और डी कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी की क्षैतिज गतिविधियां पटल विरूपण का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है? राइट है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पटल विरूपण पृथ्वी के प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पर विरूपण है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि डायस्टोफिज्म में क्या होता है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ही विरूपित हो जाती है, मुड़ जाती है। पर्वत प्रक्रम बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका जो है ओरोजेनेटिक फोर्स होता है यानी प्रोसेस होता है, पर्वत निर्माण बल जो होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। तो बहिर्जात नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आंतरिक भाग से उत्पन्न होगा। ठीक है। और जो इपीरोजेनिक प्रक्रम है वो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, ये भी बात क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इपीरोजेनेटिक पर्वत निर्माण की प्रक्रिया नहीं बल्कि किसकी प्रक्रिया है? महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया है। और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है? ओरिजिनेटिक है। और अगला कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी की क्षैतिज गतिविधि पटल विरूपण का एक उदाहरण है। तो ये बात बिल्कुल क्या है? राइट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ए और डी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि ओजोन के ह्रास की प्रक्रिया में जब क्लोरीन परमाणु ओजोन के साथ अपक्रिया करता है तो यह क्या बनाता है? यानी ओजोन का ह्रास कब होता है? जब सीएफसी ज्यादा हम लोग छोड़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होता है ये O3 से क्या करता है? इंटरेक्शन करता है और O3 को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये O3 से जब इंटरेक्शन करता है तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिक मूलक बोलते हैं, हाइड्रोपोक्लोराइड बनाते हैं, ठीक है, सॉरी हाइपोक्लोराइड बनाते हैं, परमाणु ऑक्सीजन बनाते हैं, या आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जब इससे रिएक्शन करता है O3 जो है क्लोरीन से, तो जो चीज पहली बार जिस नए जो है पदार्थ का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड मूलक। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड मूलक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि उत्तरी ध्रुव पर 21 मार्च एवं 30 सितंबर तक दिन की अवधि 6 महीने की होती है। और इसको बी ऑप्शन मान लेते हैं, ये बी है। बी है कि सबसे अधिक तिरछी सूर्य किरणें ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं, जिससे यह सभी ताप क्षेत्रों में सबसे ठंडा स्थान बन जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है? सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है उत्तरी ध्रुव पर। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि जो है आप देखेंगे कि ये आपका हो गया पूरा पृथ्वी, और ये 0 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 23 डिग्री साउथ हो गया। मान लीजिए सूर्य कहाँ पर है?
इक्वेटर पे है और 21 मार्च हो रहा है। तो मार्च के बाद सूर्य कहाँ जाएगा? उत्तरायण होगा। तो उत्तरायण होगा तो यहाँ पर क्या होगा? दिन ही तो होगा उत्तरी ध्रुव पर, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही दूर चला जाता है इससे। तो इसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, जून को यहाँ पर कर्क रेखा पर आ गया, 3 महीने हो गए। फिर ये वापस आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 21 मार्च को यहाँ रहता है, 21 जून को यहाँ पहुंचेगा और 23 सितंबर को पुनः कहाँ जाता है? इक्वेटर पे। तो 3 महीने गया यहाँ से, 3 महीने यहाँ तक आया। तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो नॉर्थ पोल होता है सूर्य के सामने होता है, इसलिए 6 महीने वहां पर क्या होती है? दिन होती है। और आपको पता है कि सूर्य की किरणें की जो तिरछा जो स्लांटिंग रेंज पड़ती है, यानी तिरछी किरणें पड़ती है, सबसे ज्यादा तिरछी किरणें कहाँ पे होती हैं? पोल पे होती हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों क्या है? सही है। अगला है कि मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत में ठंड के मौसम में पछुआ हवाएं प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, कारण कह रहा है कि जिस क्षेत्र में पछुआ हवाएं चलती हैं वहां उष्णकटिबंधीय वायु का लगातार आक्रमण होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो पहला जो ये कह रहा है कि मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत में ठंड के मौसम में पछुआ हवाएं प्रबल हो जाती है, बिल्कुल क्या है? राइट है। क्योंकि उत्तरी अटलांटिक में एलुसियन लो प्रेशर आपने पढ़ा होगा, और प्रशांत महासागर, सॉरी, जो ये आपका उत्तरी प्रशांत है, ठीक है, तो उत्तरी प्रशांत में एलुसियन लो प्रेशर और नॉर्थ अटलांटिक में भी जो है एक लो प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी कारण से ठंडियों में क्या होता है कि वहां पर पछुआ हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती हैं। दूसरा कह रहा है कि जिस क्षेत्र में पछुआ हवाएं चलती है वहां उष्णकटिबंधीय हवा का लगातार आक्रमण होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य क्या चलती हैं? पछुआ हवाएं चलती हैं। तो जब यहाँ पर पछुआ हवाएं चलेंगी तो यहाँ पर जो है ट्रेड विंड्स नहीं आ पाएंगे, यानी जो आपका उष्णकटिबंधीय हवाएं होती हैं वह आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या है? ए सही है और आर बिल्कुल क्या है? गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर वायुमंडलीय गैसें हैं और यहाँ पर उनकी मात्रा प्रतिशत में है। आपको बताना है कि कौन सी गैस है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले मेजर गैसों को पूछता था, अब माइनर गैसों को पूछता है। तो हमको पता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद नियॉन है। नियॉन के बाद क्या है? सॉरी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और आर्गन है। आर्गन के बाद क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद क्या है? नियॉन है, तो नियॉन 0.001% है। नियॉन के बाद क्या है? हीलियम है। हीलियम के बाद क्या है? क्रिप्टॉन है। और क्रिप्टॉन के बाद जीनान सबसे क्या है? कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब कभी भी मत सोचिए कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैसें कौन पाई जाती है, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि नाइट्रोजन क्या है? सही है, क्योंकि वो दिन अब क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला है कि हेडली द्वारा प्रस्तावित एकल कोशिका परिसंचरण प्रतिरूप के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जैसे आप जानते हैं कि हेडली ने पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे ग्लोब पे जो है सिंगल सेल सर्कुलर मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया था कि 0 डिग्री से हवाएं क्या होती हैं? उठती हैं और 90 नॉर्थ पे जाती हैं, 90 साउथ पे जाती हैं, साउथ पे उतरती हैं। जब 0 डिग्री पे हवाएं उठती हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, और यहाँ पर गिरती हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाता है, और पुनः ये हवाएं धरातलीय सतह के द्वारा 0 डिग्री पे आ जाती हैं और एक पूरा क्या हो जाता है? सेल बन जाता है, और ये सेल हमेशा लगातार चलता रहता है, जिसका बाद में बहुत ही बुरी तरीके से क्या किया गया? खंडन किया गया। क्योंकि बाद में आया ट्राई मेरिडियनल सर्कुलर मॉडल, यानी त्रिकोशीय देशांतरी सिद्धांत, जिसमें हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जो है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए और आप क्लाइमेटोलॉजी खोल के बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत ही जो है सारगर्भित और बहुत ही जो है स्पष्ट भाषा में आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया गया है। तो ये पूछ रहा है कि इन्होंने जो मॉडल दिया था भाई साहब ने, तो ये जो है मॉडल किस बेस पे दिया था? क्या ऐसा इन्होंने देख लिया था? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर अवतलन, जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच तापमान का व्यतिरेक यानी अंतर, या पृथ्वी का घूर्णन। तो राइट आंसर आप देख चुके हैं। इन्होंने ये बताया कि 0 डिग्री पर सूर्य जो है हमेशा लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ पर हवाएं जो है हमेशा टेम्परेचर ज्यादा होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर हवाएं हमेशा उतरती हैं, यानी हाई प्रेशर बना होता है। ठीक है, तो इन्हीं जो है पोलर और इक्वेटर के क्षेत्र में, ध्रुवीय और विषुवत क्षेत्र में तापमान में अंतर के कारण ये मॉडल, ये जो सेल है, ये जो सर्कुलर सेल बनता है, कोशिका बनती है, उसी के कारण बनता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला है, यहाँ पर आपको 4 जो है सूची दिया गया है और इसको मैच कराने के दिया गया है।
तो ऊर्ध्वापातन को बोलते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई चीज सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोई चीज ठोस में है तो उसके पास 80 कैलोरी ऊष्मा होती है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। लेकिन जब वो गैस में बदल जाता है, ठीक है, तो गैस के पास कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 680 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन, ठीक है। तो जब ऊर्ध्वापातन होगा तो क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलेगा। तो इस अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होगा कि 680 कैलोरी ऊर्जा अवशोषित यानी ग्राम एनर्जी, जो कैलोरी ऊर्जा होगी वो क्या कर ली जाएगी? एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। क्योंकि पहले ठोस है तो इसके पास 80 कैलोरी है, लेकिन अगर ये इसको बनाया जाता है गैस में, तो गैस के लिए लगभग 680 से लगभग 720 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके पास तो 80 ही है, यानी हम जो क्या करेंगे, जो बर्फ को टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर किसमें जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा? गैस के अंदर ही क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी जो एनर्जी हमने दिया है, ठीक है, फ्लेम के रूप में, वो एनर्जी किसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी? गैस के रूप में एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्योंकि इसको 80 कैलोरी की जरूरत थी, लेकिन अब ये गैस बन गया है तो इसको ज्यादा कैलोरी की एनर्जी होगी, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर कम एनर्जी होता तो रिलीज करता। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है हिमीकरण, यानी जब फ्रीजिंग होता है। तो फ्रीजिंग होता है तो क्या होता है कि कोई चीज, जब हम किसी चीज को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई जल है, ठीक है, तो जल के पास ज्यादा एनर्जी है लिक्विड अवस्था में बने रहने के लिए, लेकिन इसको फ्रीज किया है तो फ्रीज के लिए केवल 80, कोई चीज अगर ठोस अवस्था में है यानी फ्रीजिंग स्टेज में है, जमी हुई अवस्था में है, बर्फ यानी जल, तो जो जल जमी अवस्था में होता है तो उसके पास 80 कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है जमी अवस्था में। लेकिन अगर द्रव अवस्था में तो उसके पास ज्यादा एनर्जी रहता है, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, हिम में बदलेंगे कोई भी तरल को, तो क्या होगा? हम जो है एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये क्या करेगा? 80 कैलोरी एनर्जी को रिलीज करेगा। वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण के लिए तो आपको पता है कि अवशोषित ऊर्जा का उपयोग धरातल से पलायन के लिए आवश्यक गति देने के लिए किया जाता है। यानी धरातल से अगर कोई चीज जो है आपको क्या करना है? वाष्पीकृत करना है, तो इसको क्या देना पड़ेगा? आपको एनर्जी देना पड़ेगा। बाका संघनन, तो संघनन के दौरान क्या होता है? ऊर्जा रिलीज होती है। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया। ए का 4, बी का 3, सी का 1। ये बहुत ही जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप लोग, हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में कराया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लाइमेटोलॉजी के वीडियो देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज होगा और कितना जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा। नेक्स्ट है कि महासागरों के धरातलीय जल का औसत तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 26.70 डिग्री सेंटीग्रेड, या 18.6 जो है सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कि जो है जो महासागर जो होते हैं, महासागरों का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो महासागरों का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है 26.70 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए कि कौन सा कथन क्या है इसमें राइट है। तो पहला ऑप्शन है कि ऊर्ध्वाधर किरणें अधिकतम संभव क्षेत्र को गर्म करती हैं, और बी है कि तिरछी किरणों की ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रकीर्णन, प्रसारण और परावर्तन में प्रयुक्त हो जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर किरणें अधिकतम संभव क्षेत्र को गर्म करती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब देखिए ये है किरणें, मान लीजिए इतनी ही किरणें आ रही हैं, तो अगर ये 90 डिग्री पे पड़ रही हैं धरातल पे, तो ये इतने ही भाग को गर्म करती हैं। लेकिन अगर इन किरणों को तिरछा कर दिया जाए, ठीक है, तो किरणें तो उतनी ही रहेंगी, लेकिन इसका एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये उतनी ही किरणें इतने एरिया को गर्म करेंगी। तो जो ऊर्ध्वाधर किरणें होती हैं वो अधिकतम संभव क्षेत्र को नहीं गर्म करती हैं, बल्कि न्यूनतम संभव क्षेत्र को गर्म करती हैं। और जो किरणें तिरछी होती हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि तिरछा होने के कारण इनको लंबी दूरी तय करना पड़ता है। और लंबी दूरी तय करते दौरान जो धूल कण, डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं आपके स्काई में, आकाश में, तो वो प्रकीर्णन, वो प्रसरण और परावर्तन कर देते हैं, जिससे एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसमें कथन कौन सा सही है? बी इज द राइट आंसर। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मेगाथर्म क्षेत्र इस बात को दर्शाते हैं कि वहां किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपने देखा कि कोपेन महोदय ने पूरे जो वर्ल्ड को है वो कैंडोल के द्वारा निर्मित जो वनस्पतिक मानचित्र को अपना आधार बनाया था, और उन्हें पूरे विश्व को 5 भागों में डिवाइड किया था। एक मेगाथर्म, जीरोफाइट, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म और हेकेस्टोथर्म। तो इसमें बताना है आपको, जो मेगाथर्म का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, मेगाथर्म वनस्पति जो है एक मंडल चुना था, तो उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कांटेदार, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वन,
मैंग्रोव वन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जब आप देखेंगे कि मेगाथर्म, तो मेगाथर्म कौन सा है, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ। और यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। और यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रकार की। नेक्स्ट है कि एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। चश्मा लगाइए, नाट का चश्मा, ठीक है। ऑप्शन है, इससे भारतीय उपमहाद्वीप में भयंकर वर्षा होती है। यह पेरू चिली के क्षेत्र में कम वर्षा का परिणाम है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ आ जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एल नीनो के बारे में क्या क्या है, सही नहीं है। पहला ऑप्शन कि इससे भारतीय उपमहाद्वीप में भयंकर वर्षा होती है, बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एल नीनो आता है तो भारत सहित इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और चिली में बाढ़ आती है। और दूसरा है कि यह पेरू तथा चिली के क्षेत्र में कम वर्षा का परिणाम है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, एल नीनो के संदर्भ में। तो इससे भारतीय उपमहाद्वीप में भयंकर वर्षा होती है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, वर्षा नहीं होती है। दूसरा कह रहा है कि यह पेरू चिली के क्षेत्र में कम वर्षा का परिणाम है, तो ये भी बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इससे पेरू और चिली में क्या होता है कि अधिक वर्षा नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, सॉरी, कम वर्षा नहीं होती बल्कि क्या होता है, अधिक वर्षा होता है। तीसरा है, इससे भारतीय उपमहाद्वीप में बाढ़ आ जाती है, तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए कि उपरोक्त में सभी, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी इसको आप बना लीजिएगा उपरोक्त में सभी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कि समुद्र के पानी की औसत लवणता कितनी है, यानी जो आपका सी है उसका एवरेज सैलिनिटी कितना है। 32 प्रति हजार जो है ग्राम, 34 प्रति हजार ग्राम, 35 प्रति हजार ग्राम, या 30 प्रति हजार ग्राम। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 35 प्रति हजार ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कि इनमें से कौन सा महासागरीय जल के गति का कारण नहीं है, यानी जो महासागरों में जो जल मूव करता है उसका कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन है, कोरियालिस फोर्स, लवणता में भिन्नता, एल्बिडो, या टेम्परेचर डिफरेंस, यानी तापांतर, ताप में अंतर। तो अब देखेंगे जो कोरियालिस फोर्स है उसके कारण ही महासागरीय जल गति करता है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर। लवणता में भिन्नता अगर होगी तो अगर यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ का जल का जो घनत्व होगा ज्यादा होगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर कम रहेगा तो ये स्लोप क्रिएट करेगा, तो फ्लो करेगा जल, तो गति तो होगी ही, तो ये भी कारण है। तापांतर भी कारण है, ताप में अंतर आएगा, कहीं पर ज्यादा तापमान रहेगा तो वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, जल का भार ऊपर आ जाएगा, और जहाँ पर ज्यादा प्रेशर तापमान कम होगा वहाँ जल नीचे चला जाएगा, तो भी स्लोप क्रिएट होगा। लेकिन एल्बिडो से किसी भी प्रकार का जो है महासागरों में जल की गति में कोई भी जो है रोल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल में ढाल की प्रवणता यानी स्लोप ग्रेडियंट कितना होता है। ऑप्शन है 2 से 5 डिग्री, 1 से 7 डिग्री, 5 से 7 डिग्री, या 7 से 9 डिग्री। तो आपको बताना है कि जो महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं उसमें जो स्लोप ग्रेडियंट कितना होता है आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप का। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का होता है 1 से 3 डिग्री महाद्वीपीय मग्न तट का, और कॉन्टिनेंटल स्लोप का होता है 2 से 5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला एक कारण नहीं है, यानी जो टेम्परेचर और इंसुलेशन में अंतर है, आप इसको ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर की बात कर रहा है। अक्षांश हो गया, प्रचलित पौने हो गई, ज्वार हो गई, या महासागरीय धाराएं हो गई। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये पहला तो अक्षांश तो करेगा ही, क्योंकि जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे आपका तापमान कम होता जाएगा। तो ये जो फैक्टर है कि सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। प्रचलित पौने भी हैं, पौने अगर जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ चलती हैं तो यहाँ से जो है टेम्परेचर को क्या करती हैं, यहाँ से यहाँ पे ले जाती हैं, कम या ज्यादा करती हैं। महासागरीय धाराएं जो ठंडी महासागरीय जल धाराएं होती हैं तापमान को कम करती हैं, और महासागरीय जो गर्म जल धाराएं होती हैं तापमान को बढ़ाती हैं। लेकिन ज्वार से किसी प्रकार का तापमान का रिलेशन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि महासागरों के घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा गया है। पहला है, सभी महासागरों में हिंद महासागर का घनत्व सबसे कम है। दूसरा है, महासागरीय क्षेत्र में समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइंस कहा जाता है। तीसरा है, महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0255 प्रति ग्राम मिलीग्राम है। और डी है, अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक घनत्व है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी महासागरों में हिंद महासागर का घनत्व सबसे कम है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंद महासागर का घनत्व सबसे कम नहीं बल्कि किसका है, पैसिफिक ओशन का, यानी प्रशांत महासागर का घनत्व क्या है, सबसे कम है। अगला है कि महासागरीय क्षेत्र में समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन कहते हैं। तो समान घनत्व को जो रेखाएं मिलाती हैं उसको आइसोहेलाइन नहीं कहते हैं, बल्कि उसको जो है जो घनत्व की रेखाएं होती हैं वो पिक्नोक्लाइन होती हैं। क्या होती हैं, पिक्नोक्लाइन होती हैं, जो घनत्व पाइक्नोक्लाइन होती हैं। आइसोहेलाइन कौन होती है, जो समान लवणता को मिलाती हैं। और महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0225 ग्राम प्रति ग्राम है, ये भी सही है। और अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, ये भी बात क्या है आपकी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, सी एंड डी क्या है, दोनों सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जलधाराओं को प्रभावित करने वाला फैक्टर यानी कारक नहीं है। ऑप्शन है समुद्र के पानी का रंग, बी है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा है सैलिनिटी, और चौथा है कोरियालिस फोर्स। तो आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर जो है समुद्री जलधाराओं को प्रभावित नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण भी प्रभावित करता है समुद्री जलधाराओं को, लवणता को तो प्रभावित करेगा ही, कोरियालिस बल तो आपको पता ही है। लेकिन समुद्र के पानी का रंग किसी भी प्रकार का समुद्री जलधाराओं को प्रभावित नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों यानी जो टाइड्स की जो है सबसे अधिक गति के लिए उत्तरदायी होती है, यानी टाइड्स कितनी गति से होगा, यानी कितनी गति से आएगा, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है महासागर का आकार, महाद्वीपों का आकार, गुरुत्वाकर्षण बल, महासागर की लवणता। तो आपको बताना है कि टाइड्स जितने किस गति से आएगा, तेज आएगा या स्लो आएगा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा उतना ही ज्यादा तेजी के साथ टाइड्स आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है कि प्रशांत कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशांत महासागर में उपस्थित डीप्स की संख्या यानी जो गर्त होते हैं उसकी संख्या अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक है। बी कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में सबडक्शन की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। सबडक्शन को बोले तो जो जो है छेपित होती हैं एक दूसरे प्लेट के नीचे। तो पहला ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या है कि प्रशांत महासागर में डीप्स की संख्या ज्यादा है, किसके, अटलांटिक महासागर में, क्योंकि पैसिफिक जो ओशन देखा जाए तो उसके जो दोनों किनारे हैं वो वहां पर कौन सी प्लेट बाउंड्री पाई जाती है, सब यानी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री पाई जाती है, जिसमें प्रशांत महासागर की प्लेट एक तरफ यूरेशियन प्लेट की तरफ अंदर और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पर सबडक्ट होता है वहीं पर क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े गर्त पाए जाते हैं। चाहे आप मेरियाना ट्रेंच की बात करें, फिलीपींस की बात करें, या किसी भी प्रकार के गर्त की बात कर सकते हैं। और बी कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में सबडक्शन की सबसे अधिक घटना है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में सबडक्शन नहीं होता, बल्कि प्लेटें क्या होती हैं, इस कटक के सहारे एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी यहाँ पर डाइवर्जेंट हो रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का सबडक्शन नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, ये इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। एक तरफ तत्व दिया गया है और उनकी अवस्था कालवर्ष। तो थोड़ा सा ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्लोरीन का जो वर्ष है वो 80 से 100 मिलियन है, सोडियम का है वो 60 से 68 मिलियन है, सल्फेट का है वो 9 से 10 मिलियन है, और आयरन का है वो 50 से 100 मिलियन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अगला है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, राइट है। पहला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर वर्ष 1987 में हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य सीएफसी के उपयोग को समाप्त करना था, क्योंकि इससे ओजोन परत का क्या होता है, ह्रास होता है। तीसरा है कि इसका उद्देश्य मानवजनित ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करना है, यानी जोर देना है। तो आपको बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में ही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर हुए, बिल्कुल क्या है, बात सही है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, कनाडा में एक शहर है। अगला है कि इसका उद्देश्य सीएफसी के उपयोग को कम करना है, क्योंकि सीएफसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है और ये क्लोरीन किससे है, ओजोन से, ओजोन जो है O3 से रिएक्ट करता है और ओजोन परत को ह्रास पहुंचाता है, इसलिए ये भी बात क्या है, सही है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कोई भी उद्देश्य ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये Kyoto प्रोटोकॉल का है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, A 1 and 2 इज द राइट आंसर।
अगला यहाँ पर 4 प्रकार की वनस्पतियां दी गई हैं, यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, आपको क्या करना है, मिलाना है। एपीफाइट्स, बबूल, बाओआब, जुनिपर, भूमध्यसागरीय, भूमध्यरेखीय, सहारा और सवाना। तो जो एपीफाइट्स जो प्रकार की वनस्पति होती है वो किस रीजन में पाई जाती हैं, भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। बबूल, अगर आप जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बबूल को आप जरूर, एक प्रकार का फल होता है, एक प्रकार का पौधा जिससे विशेष प्रकार का फल निकलता है। तो गांव जो है ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन होती है। तो ड्राई कंडीशन कहाँ पे होती है, सहारा रीजन में। और बाओबाब कहाँ पाया जाता है, सवाना रीजन में। जुनिपर कहाँ पाया जाता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 कहाँ पे है, ए में है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर पर कौन होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, मांसाहारी यानी कार्निवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, या पौधे। तो आपको बताना है कि ट्रॉफी लेवल फर्स्ट पे कौन होते हैं। तो ट्रॉफी लेवल फर्स्ट पे कौन होते हैं, आपके पेड़ पौधे होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक अनुक्रमण, खाद्य श्रृंखला, या खाद्य जाल यानी जो है फूड वे सॉरी फूड चेन या फूड वे। तो बताना है कि जो इकोसिस्टम होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स कौन होता है। तो इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या होता है, एनर्जी होता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो के माध्यम से ही सारे जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जीवित रहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई। ऑप्शन है 1985, 1988, 1990 या 1992। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास की परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1985 यानी 1985 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ कथन और कारण के क्वेश्चन हैं, देखिए कौन सा सही है या कौन सा गलत है, और आपको देखना है कि जो है व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय कार्बन की तुलना में अधिक है। यानी वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन भी विद्यमान है और कार्बन डाइऑक्साइड भी विद्यमान है तो सबसे ज्यादा दिनों तक विद्यमान कौन रहता है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दिनों तक विद्यमान रहता है। कारण कह रहा है कि ऑक्सीजन जीवमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और रासायनिक रूप में भी बहुत ही सक्रिय है। तो देखा जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय कार्बन की तुलना में अधिक है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल राइट है कि ऑक्सीजन ज्यादा दिन तक टिकता है कार्बन की तुलना में। और ये भी क्या है, सही है कि ऑक्सीजन जो है जीवमंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी जीव जंतु इसी के सहारे क्या होते हैं, सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। आप देखिए दोनों में किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है। इसे क्वेश्चन कीजिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का निवास समय कार्बन की तुलना में अधिक है, क्यों अधिक है, क्योंकि ये आप पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि का उत्तर नहीं दे रहा है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है लेकिन किसी प्रकार का व्याख्या नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से आर एल लिंडमैन का कौन सा सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा का जो है नुकसान धीरे धीरे प्रत्येक उच्च पौष्टिकता स्तर के साथ बढ़ता है। यानी जब आप ट्रॉफी लेवल पढ़ेंगे तो ट्रॉफी लेवल में जैसे जैसे आप जो है लोअर लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे, जैसे जैसे आप, तो जो ऊर्जा का नुकसान है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप हाई लेवल पे जाएंगे तो जीव जंतुओं को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको ज्यादा कार्य करना पड़ता है, और ज्यादा कार्य करने के दौरान उनको ज्यादा एनर्जी का नुकसान करना पड़ता है, यदि ज्यादा एनर्जी क्षय होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है इनका, सिद्धांत फर्स्ट, सिद्धांत 4, सिद्धांत 5 या सिद्धांत सेकंड। तो इनका कौन सा प्रिंसिपल है, इन्होंने कई प्रिंसिपल दिया था लैंडमान ने, इन्होंने 10% का नियम भी दिया था, 10% रूल भी दिया था। तो इनका जो प्रिंसिपल 2 है उसमें ये बात इन्होंने अच्छे से कही। अगला यहाँ पर कुछ विद्वान के नाम दिए गए हैं और कुछ जो है सिद्धांत दिए गए हैं। तो जीन गॉटमैन सबसे इंपॉर्टेंट है मेगालोपोलिस के लिए, जी के जिफ रैंक साइज रूल, एम जेफरसन प्राइमेट सिटी, और ई डब्ल्यू वर्गीज हैं, ये बस लिख दिया गया है, इसको वर्गीज समझिएगा। तो ई डब्ल्यू वर्गीज का क्या है, कंसेंट्रिक जोन मॉडल यानी संकेंद्रित सिद्धांत। तो पहले वन का क्या है, 4 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 यानी वी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि भारत में बड़े शहरों में बहुत तेज दर से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, विकास हो रहा है। उसका कारण कह रहा है क्योंकि नियोजित विकास पर जोर देने के बावजूद छोटे और मध्यम शहर अपेक्षित मानदंडों पर खरे
नहीं उतरे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा क्या है गलत है। तो भारत में बड़े शहर बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। आप चाहे मुंबई के लिए बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, कोलकाता की बहुत तेजी के साथ क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि नियोजित विकास पर जोर देने के बावजूद छोटे और मध्यम शहर अपेक्षित मानदंडों पर खरे नहीं उतरे हैं। क्योंकि जो छोटे और जो बहुत ही मीडियम आकार के सिटी हैं, उनमें हमने प्लानिंग का तो काम किया है, लेकिन अभी भी वो उतनी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जितने कि बड़े शहर करा पा रहे हैं। इसलिए बड़े शहर में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और कारण सही है। ठीक है, तो ये रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, दोनों की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि अपेक्षित मानदंड पे खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए बड़े शहरों की जनसंख्या यानी विकास बढ़ रहा है। अगला है कि रेंज ऑफ ए गुड का क्या अर्थ है, यानी किसी भी जो गुड्स है, ये गुड्स होगा यहाँ पर, रेंज ऑफ गुड्स यानी किसी वस्तु का प्रास। तो रेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, अधिकतम दूरी जो लोगों को माल या सेवा खरीदने के लिए तय करनी पड़ती है, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की विविधता, सेवा या माल व्यवहार बनाने की अधिकतम मांग, किसी कार्य के लिए अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम जनसंख्या। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि रेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ। तो रेंज ऑफ गुड्स का क्या मतलब होता है, तो रेंज ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि वो दूरी मतलब जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो लोग तय करते हैं किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए। मान लीजिए इस वस्तु को खरीदने के लिए लोग 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और कोई बी वस्तु है उसको खरीदने के लिए 5 किलोमीटर की लोग दूरी तय करते हैं। तो रेंज ऑफ गुड्स किसका ज्यादा है, 10 किलोमीटर वाले का ज्यादा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि शहर की आकारिकी का क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है, यानी जो शहर होता है उसका मार्फोलॉजी जो होता है उसका किस संबंध किससे है। ऑप्शन है, शहर के सामाजिक संरचना के विकास में परिवहन प्रणाली से, विशेष रूप से परिस्थिति की अवधारणा से संबंधित है, यह कह रहा है कि यह मानता है कि शहरी विकास के लिए कई स्थल या केंद्र जिम्मेदार है, दिशात्मक पूर्वाग्रह से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो शहरों की मार्फोलॉजी होती है उसका जो एरिया है, तो उसका जो थियरी है वो किसके बारे में बात करता है। तो मॉर्फोलॉजी अगर शहर की बात किया जाए तो उसमें देखा जाता है कि शहरों की सामाजिक संरचना जो है के विकास में परिवहन प्रणालियां कैसी भूमिका निभा रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला है कि प्रादेशिक उत्पादन परिसर किसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो रीजनल प्रोडक्शन जो ये परिसर है, रेंज है, रीजनल प्रोडक्शन रेंज, उसका संबंध किससे है, भारत के विकास मॉडल से, ब्राजीलिया के विकास मॉडल से, कोरिया के विकास मॉडल से, या रूस के विकास मॉडल से। तो प्रादेशिक उत्पन्न परिसर किसके विकास मॉडल से संबंधित है, रूस के विकास मॉडल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं और उसके यहाँ पर प्रतिपादक का आपको नाम बताना है। तो गार्डन सिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, एवेंजर होबार्ड ने दिया था। ठीक है, और न्यू टाउन का कंसेप्ट किसने दिया था, पैट्रिक एबरक्रोम्बी ने दिया था। नेबरहुड टाउन का कंसेप्ट किसने दिया था, क्लेरेंस पेरी ने दिया था। और ट्रैफिक सेग्रेगेशन कंसेप्ट किसने दिया था, सर कॉलिन बुकानन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3412, 3412, इसको आप 2 बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला है कि किस वर्ष में विश्व की कुल जनसंख्या 500 मिलियन थी। ऑप्शन है 1550, 1650, 1750, 1850। तो किस वर्ष 1650 में क्या थी, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी मिलियन थी, 500 मिलियन थी। कुछ ने फैक्चुअल क्वेश्चन भी रख दिए हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ये पीवाईक्यू है, कुछ फैक्चुअल आपसे पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यू में आपसे पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आरजे प्रेयर के द्वारा, यानी ये आरजे प्रेयर के द्वारा दी गई थी। फर्टिलाइट टाउन की अवधारणा, रूरल अर्बन फ्रिंज की यानी ग्रामीण शहरी फ्रिंज यानी उपांत की, गार्डन सिटी की, या अर्बन स्प्रॉल यानी शहरी फैलाव की। तो कौन सा कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, आपके जो है आरजे प्रयोग के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण शहरी उपांत, यानी जो रूरल अर्बन फ्रिंज का जो कंसेप्ट दिया गया था वो आरजे प्रयोग के द्वारा दिया गया था। लेकिन यहीं पर अगर बात किया जाए कि रूरल अर्बन फ्रिंज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उस शब्द का जो कॉइन किया था, प्रतिपादन किया था, वो टीएल स्मिथ के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमने कुल मिला के जो है आज 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, क्वेश्चन कम रह गया है।
तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उसको अच्छे से एनालाइज किया। अब आपकी बारी है कि आप इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भेजिए इस वीडियो को, ताकि उसको लाभ मिल जाएगा। आप लोगों को भरोसा रखना है, मैं दावा कर सकता हूं कि जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन, वो आने वाले एग्जाम में आपके बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपको दिखाएंगे जब पेपर आपका आएगा, तो मैं यही चीज़ें जो है आपको जो रिव्यू कराऊंगा तो दिखाऊंगा। क्योंकि जो आपका 2023 में जो पेपर हुआ है जून में, उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो जो हमने लास्ट ईयर कराया था वहाँ से आए थे, जो हमने पढ़ाया था। तो इस पे हम जो है एक वीडियो जब आपका पेपर हो जाएगा तो जरूर बनाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, ट्रस्ट बनाए रखना है, बिल्कुल आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है केवल पीवाईक्यू लगाइए, अच्छे से एमसीक्यू लगाइए और मोर यानी मल्टीपल टाइम क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, खाते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और एग्जाम की अपनी जो है डेट का इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने एक नए सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।